हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जी लास्ट क्लास में अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का क्या नाम था बेटा जी? वहाँ पे क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने। आप लोगों ने कहा था जब भी हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करने के लिए हम उसे एक मल्टी स्टेप प्रोसेस में चलते हैं, हम उसे सिंगल स्टेप में कभी नहीं करते काम को। आपने कहा था 7 वहाँ पे ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। सबसे बड़ी जो कैटेगरी थी उसका नाम क्या था? वहां पे किंगडम। उसके नीचे क्या आई थी? क्लास। क्लास के नीचे क्या आया था बेटा जी? आपका किंगडम के नीचे क्या आया था? आपका फाइलम। फाइलम के नीचे क्या आया था? क्लास। क्लास के नीचे क्या आया था? आपका ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे बेटा जी फैमिली। फैमिली के नीचे आपका जीनस, और सबसे स्मॉलेस्ट चीज अगर कोई थी तो वो क्या थी? स्पीसीज। ये 7 आपकी क्या थे बेटा जो ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज थी। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट को और एनिमल को क्या किया था? कुछ एग्जाम्पल लेके क्लासीफाई किया था। हम लास्ट टॉपिक में अपना ये पढ़ना शुरू कर रहे थे यहाँ पे कि जो भी कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती है। और हमने सबसे पहली कैटेगरी पढ़ी थी बेटा जी क्या यहाँ पे? स्पीसीज। और आपने कहा था ये एक इंक्लूसिव यूनिट है जो जुड़ जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाएगी, और उसका नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे? जीनस। आपने कहा था जीनस जो होता है इट इज द एग्रीगेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फिर आपने कहा था उसके बाद क्या आता है बेटा जी? फैमिली। तो जो भी यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड जीनस होंगे उनका जो मिलकर ग्रुप बनने वाला है उस ग्रुप को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा जी? यहाँ पे अपना जीनस, फैमिली। ये बातें हुई थी लास्ट क्लास में। हम बातें ये कर रहे थे आपसे कि फैमिली को जब हम बनाएंगे तो फैमिली को बनाने के लिए हम किस प्रकार के सिमिलरिटीज की बात करेंगे यहाँ पे। तो हमने बातें की थी यहाँ पे कि हम इक्वल इंपॉर्टेंस देने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे वेजिटेटिव एज वेल एज बेटा जी आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। इस वर्ड का क्या मतलब था कि हम जब प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो हम ये भी देखने वाले हैं कि उसकी स्टेम कैसी दिखती है, उसका लीफ कैसा दिखता है, उसकी रूट कैसी है, उसकी कैसी मॉर्फोलॉजी, हम उसे भी अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है हम उसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने वाले हैं कि उसके फ्लावर के अंदर स्टेमन्स का नंबर कितना है, पेटल्स का नंबर, उसका पेटल्स का नंबर कितना है, कार्पल का नंबर कितना है, या फिर कार्पल में नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितना है। हम रिप्रोडक्टिव एज वेल एज किसको बेटा जी? वेजिटेटिव कैटेगरी दोनों को क्या देने वाले हैं बेटा जी? यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने वाले हैं यहाँ पे। तो लिखेगा बेटा जी फैमिली। आई थिंक यही हेडिंग थे ना अपनी लास्ट क्लास में। हेडिंग डालो बेटा जी फैमिली। आप लोग कहते हो फैमिली इज द एग्रीगेट ऑफ, फैमिली इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी इन द केस ऑफ प्लांट बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, both vegetative and a reproductive character consider during the formation of family. वंशी का बेटा अब आपने ये पढ़ा था जब हम यहाँ पे फैमिली का ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा जी? यहाँ पे ऑर्डर, ये उससे बड़ा बनने वाला है। बट अब छोटी सी बात हम चेंज करने वाले हैं। जब भी बेटा जब ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पे तो ऑर्डर के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको बेटा जी? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। अब कशिश दिमाग में पॉइंट आना चाहिए सर ऐसा क्यों? हमने वेजिटेटिव वाले को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे यहाँ पे, हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव वाले को ही क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे? कोई बताना चाहेगा? आप एक चीज को समझ के देखो। आपने यहां पे ये कहा कशिश बेटा आशुतोष सबसे छोटी जो इकाई थी उसका क्या नाम था बेटा जी? यहाँ पे स्पीसीज। स्पीसीज जब मिली तो क्या बना बेटा जी? यहाँ पे जीनस। और जीनस अब जब मिला तो क्या बना बेटा जी? यहाँ पे फैमिली। और अब फैमिली बनने वाली है तो क्या मतलब हो रहा है बेटा जी? यहाँ पे आपका ऑर्डर बन रहा है। मैं वंशी का बेटा जितना इस लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की साइड में जा रहा हूं बेटा जी, सिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होती जा रही है एंड डिसिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म क्या होती जा रही है बेटा जी? यहां पे आपकी इंक्रीज होती जा रही है। मैंने क्या बोला? सिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होती जा रही है एंड डिसिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म क्या होती जा रही है बेटा जी? यहाँ पे आपकी डिसिमिलरिटी इंक्रीज होती जा रही है। आपने यहां तक कहा कि मैं दोनों बात कर रहा हूं बेटा जी, वेजिटेटिव एज वेल एज बेटा जी किसके? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देख रहा हूं यहाँ पे कि उनमें सिमिलरिटी है या नहीं है। पर मैं इसमें सिर्फ बात करता हूं किसकी बेटा जी?
रिप्रोडक्टिव की। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन अगर ज्यादा कंजर्व्ड कैरेक्टर हैं तो कौन से हैं बेटा जी? आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। सोच के देखो, आप बाहर धूप में निकले तो आपके स्किन की टैनिंग हो जाती है, आपके स्किन का फेयर कलर है, बट अगर आप धूप में जाओगे तो आप काले हो जाओगे। आपकी मॉर्फोलॉजी क्या हो गई बेटा जी? आपका अपीयरेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से बहुत जल्दी क्या होते हैं बेटा जी? अफेक्ट हो जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर धूप में जाने से वे ऑफ द रिप्रोडक्शन ही चेंज हो गया हो, उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ही चेंज हो गया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना बेटा जी। तो हम ये कहते हैं हैबिटेट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी अगर कोई चीज चेंज होती है तो क्या चेंज होता है बेटा जी? आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मोर कंजर्व्ड। ये क्या है बेटा जी? मोर कंजर्व्ड है। तो हम ये कहेंगे हम उनका ग्रुप बनाएंगे जो अभी भी सिमिलर है इन कैरेक्टर्स में। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तक आपने कहा कि सर अब अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि डिसिमिलरिटी बढ़ती जा रही है और सिमिलरिटी उनकी कम होती जा रही है, बट स्टिल दे आर सिमिलर इन द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, तो मतलब वो इवोल्यूशन में क्लोजेस्ट है बेटा जी, पास पास बैठे हुए हैं यहां पे, हां कि ना? ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? वंशिका, मैं ये कह रहा हूं बेटा जी, ये कैरेक्टर तो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं ना बेटा, ये कैरेक्टर जल्दी से चेंज नहीं होते। किस दौरान? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। आप छोटे छोटे चीजों को जोड़ जोड़ के एक बड़ी चीज बना रहे हो बेटा जी यहां पे। इसका मतलब जब आप ऊपर जा रहे हो तो इस केस में बेटा जी डिसिमिलरिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है, और बेटा जी यहां पे सिमिलरिटी आपकी डिक्रीज होती जा रही है। आप यहां पे सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म का तो ग्रुप बनाओगे ना, आप यहां पे क्लोजली रिलेटेड फैमिली का ही तो ग्रुप बनाओगे ना बेटा जी। जैसे आपने कहा कि सर हमने नाम रखा था यहां पे सोलेनसी और हमने नाम लिखा था कॉर्नवल विलेसी, और इन दोनों को हमने ग्रुप में रखा था और उसका नाम था बेटा जी यहां पे पॉलीमोनियल्स। देखो जरा ये बात लिखी थी या नहीं लिखी थी आप लोगों ने? एग्जाम्पल में देखो ये बातें, देखो 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 सोलेनम वाले एग्जाम्पल के अंदर वंशिका था ऐसा एग्जाम्पल। मतलब हम दो फैमिली को मिला के पॉलीमोनियल्स बना लें। अगर आपको हल्की सी बात याद हो, आपने एक फैमिली का नाम और भी पढ़ा था, और फैमिली का नाम था बेटा जी एनाकार्डियेसी। एक फैमिली का और भी नाम था, क्या यहां पे? एनाकार्डियेसी। और उसके ऊपर जब बेटा आपने ऑर्डर बनाया तो उस ऑर्डर का नाम था बेटा जी यहां पे स्पेनिडल्स। था ये ऑर्डर बेटा जी? इट मींस मैं इस ऑर्डर में इस फैमिली को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं इस पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में इस फैमिली को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में ज्यादा क्लोजेस्ट हैं, तो ये दो फैमिली ज्यादा क्लोजेस्ट है, और ये वाली फैमिली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में इससे थोड़ा सा दूर है मेरे भाई यहां पे, हां कि ना? कशिश हम यहां पे उन दो चीजों का ग्रुप बनाएंगे। आपने कहा जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं हम उनको मिला के क्या बनाएंगे बेटा जी? यहां पे ऑर्डर बनाएंगे। बट जब मैं ऑर्डर बनाऊंगा तो इन फैमिली में क्या सिमिलरिटी ढूंढूं? तो मैंने कहा मैं ये ऑर्डर बनाते टाइम देखूंगा कौन यहां पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में ज्यादा क्लोजेस्ट है। जो ज्यादा क्लोजेस्ट होगा, ज्यादा सिमिलर होगा इन द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में, उनको मिला के बेटा जी जो ग्रुप बनाने वाला हूं उस ग्रुप का नाम क्या है बेटा जी? यहां पे पॉलीमोनियल्स, हां कि ना? तो हम क्या कहने वाले हैं कि जब भी हम ऑर्डर बनाते हैं तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको बेटा जी? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बिहाफ पे बनाए जाते हैं ऑर्डर्स आपके। ये बात समझ में आई बेटा जी? हां कि ना? लिखो बेटा जी ऑर्डर के अंदर हेडिंग डालना है बेटा जी ऑर्डर। इट इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, इन द केस ऑफ प्लांट we give importance to the floral characters। अब देखो वंशी का मैंने क्या लिखा है बेटा यहां पे? फ्लोरल। फ्लोरल वर्ड का क्या मतलब है? फ्लावर। फ्लोरल का क्या मतलब है? और फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? नहीं, ये है क्या? प्लांट में आया क्यों? फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द
भाई फ्रूट लगता है, सीड लगता है, सब कहां लगता है मेरे बच्चा? फ्लोर में लगता है ना। तो ये कैसा करेक्टर है बेटा? जो उसका रिप्रोडक्टिव करेक्टर है ना बेटा। तो लिखो बेटा जी, वी गिव इंपॉर्टेंस टू दी फ्लोरल करेक्टर। हो गया बेटा जी। अगले वर्ड पे आ जाओ बेटा जी। इनका जब ग्रुप बनेगा तो क्या बनेगा बेटा जी? यहां पे क्लास। तो लिखो बेटा जी, अगले हेडिंग डालो क्लास। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर आर ग्रुप इनटू ए क्लास। ऐसे लिखना बेटा फाइलम और किंगडम। इसके बाद लिखो बेटा जी फाइलम। और बेटा फाइलम से ऊपर आता है किंगडम। ठीक है, ऐसे लिखो फाइलम में क्लोजली रिलेटेड क्लास are grouped together in a phylum। अब हेडिंग डालना बेटा जी किंगडम। इट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम में लिखना बेटा जी, इट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी of the taxonomical classification। मैं आपसे अगर यहां पे क्वेश्चन पूछूं आशुतोष बेटा, विच कैटेगरी इज मोर जर्नल इन कैरेक्टर एंड विच कैटेगरी इज मोर स्पेसिफिक इन कैरेक्टर? देखो मोर जर्नल, गुड़िया ने एकदम अच्छा आंसर दिया। अगर जर्नल है कोई कैरेक्टर में तो कौन है बेटा जी? यहां पे किंगडम इज मोर जर्नल इन कैरेक्टर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कशिश बेटा आपने अच्छा आंसर दिया, क्या आप बता सकते हो आपने ऐसा आंसर क्यों दिया? यस, तो हम कहते किंगडम बड़ी जर्नल सी बात करता है। प्लांटी है, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर द प्लांट सेल, मतलब जर्नल कैरेक्टर की बात करता है, स्पेशल कैरेक्टर की बात तो नहीं करता ना कि भाई ये एल्गी है, ये बेटा जी यहाँ पे ब्रायोफाइटा है, ये टेडोफाइटा है, जिम्नो या एनजियो, कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा किंगडम है कि किंगडम का नाम क्या है? यहाँ पे प्लांटी है। वो तो जर्नल बात कर रहा है ना, बिकॉज दे आर द फोटोसिंथेटिक, दे आर द फोटोसिंथेटिक। उनके प्लांट के प्लांट सेल, उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट है, तो उसने कहा इस फीचर्स पे ये सब के सब प्लांटी किंगडम में आते हैं। तो जर्नल सी बात कर रहे हैं ना। बट जब आपने बात की सोलेनम टुबरोसम की, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना आपके सोलेनम टुबरोसम की। भाई ये आलू है, ये आलू ऐसा होता है, उसके वो फीचर जो किंगडम बता रहा था वो तो है ही है, बट उसने कुछ और एडिशनल फीचर भी बताए ना आपको वहां पे। तो मोर स्पेसिफिक कौन है नेचर में? स्पीसीज। याद रहेगी ये बातें यहां पे। ओके, मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा जी, किंगडम के जो कैरेक्टर हैं, किंगडम के जो कैरेक्टर हैं वो स्पीसीज के कैरेक्टर होंगे, बट स्पीसीज के जो कैरेक्टर हैं वो किंगडम के कैरेक्टर होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। आप कहते हो वो उन कैरेक्टर्स में इंक्लूड होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जरा वर्ड को समझते हैं। आपने कहा किंगडम है प्लांटी, अब इस प्लांटी किंगडम में मिलियंस ऑफ द प्लांट आ गए, एल्गी भी आ गए अलग अलग प्रकार के, ब्रायोफाइटा भी आ गए, टेडोफाइटा भी आ गए, जिम्नो एंजियो सब आ गए बेटा जी। अब आप जब वहां पे सोलेनम लाइकोपर्सिका, वहां पे एक टमाटर की बात करते हो, जब आप एक टमाटर की बात कर रहे हो बेटा जी वहां पे, तो टमाटर का जो कैरेक्टर में ये तो नहीं कह सकता इट इज द कैरेक्टर ऑफ द प्लांटी किंगडम, कि भाई जो एक टोमेटो का कैरेक्टर है वो एक प्लांटी किंगडम का कैरेक्टर है, मैं ये तो नहीं कह सकता ना। बट जो इस सोलेनम लाइकोपर्सिकम का कैरेक्टर है इसके अंदर वो कैरेक्टर तो होगा ही होगा, जो किसका कैरेक्टर होगा बेटा जी यहाँ पे? प्लांटी किंगडम का कैरेक्टर होगा, कि भाई एक प्लांट सेल है, इसकी सेल के बाहर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है, तो ये वो फीचर शो करेगा जो कैरेक्टर कौन शो कर रहा है बेटा जी यहाँ पे? किंगडम शो कर रहा है। बट जो स्पीसीज के कैरेक्टर हैं दे आर नॉट द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम, दे आर वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम में आ जाएंगे। हाँ, किंगडम में जो बहुत सारे डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म है उनमें से ये एक कैरेक्टर बन सकता है यहाँ पे, हाँ कि ना? वर्ड क्लियर हो रहा मैं क्या बोल रहा हूं?
आप एक स्पीसीज के कैरेक्टर को तो किंगडम का कैरेक्टर नहीं कह सकते ना, बट एक किंगडम का कैरेक्टर कहां पे होगा, स्पीसीज के पास तो होगा ना। जैसे आपने अभी बातें की कि भाई किंगडम जनरल बातें बता रहा है, तो वो जनरल बातें तो स्पीसीज पे भी लागू होंगी ना, वो जनरल बातें तो स्पीसीज पे भी क्या होंगी, लागू होंगी। पर जो स्पीसीज ने स्पेसिफिक बातें आपको बताई वो किंगडम पे तो लागू नहीं हो सकती ना, क्योंकि किंगडम में तो बहुत ज्यादा क्या है बेटा जी, यहां पे डाइवर्सिटी है ना, हाँ कि ना। तो लिखिएगा बेटा जी, किंगडम इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, Kingdom is more journal in characters. Kingdom is more journal in character. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, Species is more specific in character. More specific in character. हो गया बेटा। अब एक लाइन और लिखना, द कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज इंक्लूड, कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज इंक्लूड कैरेक्टर ऑफ किंगडम, बट नॉट वाइस वर्सा। अब आपने कहा सर 7 कैटेगरी हैं जिनकी हमने बातें की, बट कई बार हमसे अगर कुछ और कैटेगरीज की बात कर ली जाए, जैसे कि मैं ऐसा कहता हूं, हमने कहा सबसे बड़ी जो कैटेगरी है बेटा जी उसका क्या नाम है, किंगडम। उसके नीचे क्या आता है बच्चा, यहाँ पे आपका फाइलम, या क्या आता है बेटा कशिश, यहाँ पे हमारा डिवीजन। डिवीजन के नीचे क्या आता है बच्चा, यहाँ पे क्लास। क्लास के नीचे क्या है बेटा जी, यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे क्या है बेटा, यहाँ पे फैमिली। और फैमिली के नीचे क्या है बेटा जी, यहाँ पे जीनस। और जीनस के नीचे क्या है बेटा जी, यहाँ पे स्पीसीज। ठीक बात है। अब 2-3 कैटेगरी की मैं और बात कर रहा हूं, उनको आपको और याद रखना है। अगर हमारा आउट ऑफ द एनसीईआरटी पेपर निकलते हैं तो उनमें हमसे क्या क्या और वर्ड पूछे गए, आज तक हमारे नीट में कैसे कैसे बन जाते हैं, हम उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एक वर्ड आता है बेटा जी कोहरेट। क्या वर्ड आता है यहाँ पे, कोहरेट। एक वर्ड आता है बेटा जी ट्राइब्स, और एक वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे सब स्पीसीज, और एक वर्ड आता है बेटा जी डोमेन। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में है, डोमेन, बस चैप्टर अलग में है। जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप ये देखोगे कि इवन आपके 9th क्लास में भी आ गया होगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक तो हम पढ़ते आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने 5 किंगडम के नाम की बात की है बेटा जी। पर उसके बाद आ गया था आपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वूज ने, और वहां पे आपने लिखे थे डोमेन के नाम, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। जब किंगडम भी बड़ा हो जाए, किंगडम से भी अगर बड़ी कोई यूनिट बना दे तो उस यूनिट का नाम क्या होता है बेटा जी, आपका डोमेन। किंगडम से बड़ी कोई चीज होती है तो कौन होती है बेटा जी, यहाँ पे डोमेन। डोमेन दुनिया में 3 ही होते हैं। एक डोमेन को हम बोलते हैं आर्किया डोमेन, जिसमें आएंगे आर्की बैक्टीरिया, जिसमें क्या आएंगे आर्की बैक्टीरिया। दूसरा डोमेन होता है उसका नाम होता है बैक्टीरिया, जिसमें आता है आज का मॉडर्न बैक्टीरिया बेटा जी। और तीसरा डोमेन होता है यूकैरिया, जिसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक आते हैं, मतलब उसमें प्रोटिस्टा, फंगस, आपका एनिमलिया, प्लांटी, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं बेटा, जबकि यूकैरिया डोमेन में। तो दुनिया में कितने डोमेन होते हैं बेटा जी, यहाँ पे 3 डोमेन होते हैं यहाँ पे। बट हम जब 7 ऑब्लिगेट की बात करते हैं तो हम डोमेन को नहीं बोलते, हम ये सब बातें करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो लाइनस जी ने दिया था हमारा क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से। बस ये 7 ही चीजें हैं बेटा जी यहाँ पे। बट अब जो अपडेटेड वर्जन है उनमें ये कुछ चीजें और क्या कर दी गई है बेटा जी, यहाँ पे एड ऑन कर दी गई है। तो आप लिखिएगा बेटा जी, इन द लाइनस टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इन द लाइनस टैक्सोनॉमिक हायरार्की there are 7 obligatory category. There are 7 obligatory categories.
but in the modern classification few categories also added in between these 7 obligatory categories. पहला नाम लिखना है बेटा जी कोहोरेट, COHORT. It include between the class and order. Yeah, it present between class and order. अगला लिखना है बेटा जी ट्राइब्स. It present in between family and genus. It present in between family and genus. हो गया बेटा जी? हाँ लिखवा रहे बेटा जी. अब लिखिए सब स्पीसीज. Species divided into subspecies. Species divided into subspecies. हो गया बेटा जी. अब एक और लिखो बेटा जी डोमेन. Different kingdom included into domain. Different kingdom included into domain. And whole diversity is divided into 3 domain. सुनिएगा बेटा, इस तरह से आपको लिखना है. दुष्यंत बेटा आप चाहो तो इसे 6 किंगडम भी कह सकते. देखो बेटा जी, पहला किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा किंगडम यूबैक्टीरिया, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, फंगस, चौथा हो गया प्लांटीपासा और एनिमलिया. 6. तो किंगडम कितने बन जाते हैं? 6. डोमेन कितने हैं? 3. ये आपके 9th क्लास में दिया था. वूज ईटल ने आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी आया था बेटा जी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो इसे ही हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट टाइप के किंगडम्स को मिला के क्या बनाया गया था बेटा जी? यहाँ पे डोमेन्स बनाए गए थे. डोमेन्स दुनिया में 3 ही होते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और बेटा जी यूकैरिया. यानी कि आपसे कहा जाए क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी यूनिट का नाम क्या होता है, वहां गलती से अगर ऑप्शन में डोमेन हो ना तो गो विद डोमेन. डोमेन के साथ जाना फिर आप लोग. और ये ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी में बस चैप्टर अगला है कौन सा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे वर्ड आ जाएगा कौन सा हमारा है जी. हाँ तो सबसे बड़ा जर्नल में कौन है बेटा? डोमेन है. देखो एक मिनट के लिए हमने कैसे किया है. हम कहते हैं दुनिया में 2 तरह की सेल्स होती हैं. एक सेल का नाम क्या होता है? प्रोकैरियोटिक. एक सेल का नाम क्या होता है? यूकैरियोटिक. 2 ही तरह की सेल है दुनिया में. अब आपने कहा सर बैक्टीरिया है एक प्रोकैरियोटिक सेल और बाकी सब के सब कैसे? यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है. तो देखो नाम मैंने क्या लिखा है? यूकैरिया. जहां पे कौन सी सेल है बेटा जी? यूकैरियोटिक है. तो प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल ये सब के सब कैसे हैं बेटा जी? यूकैरियोटिक हैं. ये सब मैंने इस डोमेन में लगा दिए.
अब आपने कहा सर बैक्टीरिया ये फिर आपने अलग अलग क्यों किए, तो मैंने ये कहा हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल को देखा तो प्रोकैरियोटिक सेल भी दो तरह की हैं। जैसे हम नॉर्मली जब बैक्टीरिया पढ़ते तो हम ये कहते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, बट हमने ऐसे बैक्टीरिया भी देखे जिनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई है बेटा जी, जो सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं, वो ज्यादा स्टेबल बैक्टीरिया थे। और हमने देखा ये वो बैक्टीरिया जो इवोल्यूशन में सबसे पहले आया था, तो हमने उस बैक्टीरिया का नाम रख दिया आर्की बैक्टीरिया। इस वर्ड को हमेशा याद रखना, आर्क वर्ड जब भी बायो में कभी यूज होगा, आर्क वर्ड का एक ही मतलब होता है बेटा जी, प्रिमिटिव। आर्क वर्ड का क्या मतलब होता है, जो बैक्टीरिया सबसे पहले आया था दुनिया में, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा जी आपका आर्की बैक्टीरिया। मतलब इवोल्यूशन में फर्स्ट इवोल्व्ड बैक्टीरिया अगर कोई है तो दुष्यंत बेटा उसका क्या नाम है यहाँ पे आपका आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद इवोल्व होके कौन आए थे आपके बैक्टीरिया। तो सोचो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, तो मोर जनरल बात कर रहे हैं ना बेटा जी हम यहाँ पे। तो उसके बाद देखो यूकैरियोटिक में हमने कितनी चीजें बैठा जिनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो सबसे ज्यादा अगर आप कहोगे जर्नल कौन है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, डोमेन इज मोस्ट जर्नल इन द कैरेक्टर की बात करते हैं। जितना आप ऊपर जाओगे, अब देखो यहाँ पे आपके लिए कहां दिक्कत आने वाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मैं अगर ऐसा क्वेश्चन बना दूं अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जर्नल इन कैरेक्टर, और मैं वहां पे ना तो किंगडम ऑप्शन में देता हूं और ना ही बेटा जी आपको यहाँ पे डोमेन ऑप्शन देता हूं, तो आपको क्या करना है फिर उस क्वेश्चन में, जो सबसे बड़ी कैटेगरी उन चार में दे रखी हो ना उसके साथ चले जाना। फिर वहां पे मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, मैंने चार ही ऑप्शन दिए, तो आप किसके साथ जाओगे। मतलब पॉइंट ये समझना है आपको, जितना आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाते जाओगे चीजें क्या होती जाएंगी, जर्नल होती जाएंगी, और जितना बड़े लेवल से छोटे पे आना शुरू करोगे चीजें ज्यादा स्पेसिफिक होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये सीक्वेंस दिमाग में रखना आपको। यहाँ पे नीचे आ रहे हो मोर स्पेसिफिक हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो मोर जर्नल हो रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना कि दिमाग में रट के बैठा लिया हमने कि किंगडम मोर जर्नल है, डोमेन मोर जर्नल है। आपको ये देखना है ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शन क्या दिए गए। देखो दो तरह की बातें होती हैं पेपर में, एक होता है सब्जेक्टिव पेपर जहां आपको आंसर बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ नहीं बनाना होता है। क्या करना है, आपके पास चार ऑप्शन है, उन चारों पे ही आपको सोचना होता है, पांचों ऑप्शन दिमाग में ला ही नहीं सकते ना वहां पे, हाँ या ना। तो अब ये सोचो जो मेरे चार ऑप्शन गिवन है उनमें मैं उस चीज को कैसे अप्लाई कर सकता हूं जो मेरा कंसेप्ट है। दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव लिखते हो तो आपको जो भी याद आ रहा होता है आप लिख देते हो उस चीज के बारे में, बट वहां तो ये नहीं है ना कि अपने मन की कोई बात लिख पाओगे। वहां तो जो चार बातें दी गई उन्हीं में से सोचना पड़ेगा ना कि इन चार बातों बताओ कौन सी बात लागू हो रही है यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव में वो सोचना है जैसे वो आपको कह रहा है सोचने के लिए। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे दिमाग में सेट कर ले डोमेन जर्नल है वो है, आप ऑप्शन में ढूंढना, दिमाग में ये बैठाना, जितना ऊपर जाओगे जर्नल हो जाएगा, जितना नीचे आओगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा। चलिए आगे बेटा जी, ये सब बातें थी टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन की बेटा जी। अब इससे ऊपर एक वर्ड और आता है बेटा जी, क्या वर्ड आता है, सिस्टमैटिक। हेडिंग डालो बेटा जी, सिस्टमैटिक। वर्ड से क्या लगता है, इस वर्ड का क्या मतलब होगा, सिस्टम, यस, अरेंजमेंट। आप इन्हें कहते हो चीजें बड़ी सिस्टमैटिक हैं, चीजें बड़ी प्रॉपरली अरेंज्ड है, बड़ी प्रॉपरली चीजें अपने आप को असेंबल्ड करके बैठे, तो बड़ी सिस्टमैटिक हैं चीजें। कहते नहीं कहते भाई सामान घर में, आपने ये कहा कि आप इस घर में जाते हो, घर में कितना सिस्टमैटिक चीजें अपने अपनी जगह पर रखी हुई थी, हर चीज उसके अपनी प्रॉपर जगह पे है, मतलब कितना सिस्टमैटिक वहां पे क्या है बेटा जी, अरेंजमेंट है। तो वैसी बातें सिस्टमैटिक करता है। एक्चुअली ये एक लैटिन के वर्ड से निकल के आया, और लैटिन में एक वर्ड था बेटा जी सिस्टमा, जिससे ये बना था बेटा जी। अब आप कहोगे सर ये वर्ड देने वाला कौन था, तो इस वर्ड को देने वाला था बेटा जी कार्लस लाइनस। जिसे हम कहते हैं उसका एक्चुअल नाम क्या था यहाँ पे, कार्लिन। उसने वर्ड दिया था। आप कहोगे उसने वर्ड कहां दिया था, तो उसने 1758 में एक बुक पब्लिश की थी बेटा जी, और उसकी बुक का नाम था यहाँ पे सिस्टमा नेचुरी। इस बुक का 10th एडिशन बेटा जी पब्लिश हुआ था, कब, यहां पे 1758 में। तो जो लाइनस की बुक थी
सिस्टमा नेचुरी, वहां से वर्ड लिया गया। कौन सा बेटा जी? आपका सिस्टमा। और इस सिस्टमा वर्ड का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब आपके दिमाग में वर्ड आएगा, सर थोड़ी देर पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, वो भी तो यही था कि हम चीजों को प्लेस कर देते हैं उनकी सुटेबल कैटेगरी में, हाँ या ना? आप कहते हो टैक्सोनॉमी क्या कहता है? चार चीज की बात करता है टैक्सोनॉमी, कि भैया जी क्या तो उसके कैरेक्टर्स हैं, हम उसके व्यापी उसे क्या करें? आइडेंटिफाई करें, फिर हम उसको क्या करें? क्लासिफाई करें, और फिर हम उसका क्या रख दे? नाम। आपने कहा था बेटा जी टैक्सोनॉमी के चार बेसिक प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या था? कैरेक्टराइजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या था बेटा जी? यहां पे उसका आइडेंटिफिकेशन। तीसरा क्या था? उसका क्लासिफिकेशन। और चौथा क्या था? उसका नोमेनक्लेचर। इन चार के बारे में कौन बात करता है? टैक्सोनॉमी। तो सर फिर ये भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेगा, तो ये वर्ड्स तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते जा रहे हैं। उन्होंने कहीं भी एक चीज को इंक्लूड नहीं किया बेटा जी। किस चीज को? फाइलोजेनेटिक को उन्होंने कभी बात में नहीं लेके। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे इवोल्व हुआ था, ये बातें नहीं बताई। किसने बेटा जी? यहां पे टैक्सोनॉमी ने। क्या बातें नहीं बताई? ये चीजों को जब अरेंज करता है ना, तो ये एक चीज को कंसिडर करता है कि हम इवोल्यूशन के बिहाफ पे जो सबसे पहले आए वो सबसे पहले रखा जाएगा, और उसके बिहाफ पे हम चीजों को अरेंज करने वाले हैं सिस्टमेटिक मैनर में, और हम उनको अरेंजमेंट के लिए यूज करने वाले हैं बेटा जी जो भी बायोलॉजिकल पैरामीटर है उनका, और साथ में हम उनको अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पे हम उनको अरेंज करने वाले। मतलब ये टैक्सोनॉमी से बड़ा वर्जन है। टैक्सोनॉमी इसी का पार्ट है। ये भी बात करेगा अबाउट द कैरेक्टराइजेशन, ये भी बात करेगा अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, ये भी बात करेगा क्लासिफिकेशन की, और ये भी बात करेगा नोमेनक्लेचर की। बट ये साथ में एक बात और भी करेगा। क्या बेटा जी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करेगा। यहां जरा लिखिएगा वर्ड को, सिस्टमेटिक। द टर्म ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सिस्टमा। It derived from a Latin word systema, and systema term first time used by Linus and the term systema first time used by Linus। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी। In 1758, 10th edition of Systema Naturae get published। हो गया बेटा जी। अगला पॉइंट लिखना, systematic means systematic arrangement of the organism and it include identification, classification, nomenclature and phylogenetic relationship। and phylogenetic relationship between the organism। अब इस वर्ड को लिखना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। It is the evolutionary relationship between the organism। It is the evolutionary relationship between the organism।
ठीक है बेटा जी। आप एक और वर्ड को समझना, हम ये कहते हैं जब हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे अपग्रेड की, तो टैक्सोनॉमी के बेटा जी दो वर्जन है। पहला जो वर्जन है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे क्लासिकल टैक्सोनॉमी। आशुतोष बेटा नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी, कसिस बीच वाली गुड़िया, क्लासिकल टैक्सोनॉमी से क्या समझ में आता है? पुरानी, पुरानी। और मॉडर्न का मतलब नहीं, मतलब टैक्सोनॉमी में हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। बट सोचो जब लोग एंशियंट टाइम की बात करो, जब लाइनस जी के टाइम की बातें हो रही है, 1753 के टाइम की बातें हो रही है, उस टाइम तक साइंस बहुत ज्यादा डिस्कवर तो नहीं हुई थी ना, तो हम चीजों को क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ द वो बाहर से दिखने में कैसा, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा उस टाइम तक डेवलप नहीं हुई थी। पर जब नई नई साइंस डेवलप होती गई तो वहां पे हमारे पास नॉलेज बढ़ती गई, तो हमने चीजों को क्लासिफाई करना शुरू किया। बट उनके हमने और भी कैरेक्टर्स देखे, लाइक उसका बाहर से कैरेक्टर कैसा है, उसका इंटरनल कैरेक्टर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। हम सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को अगर इंक्लूड करने लग जाए बेटा जी, तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अगर आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, आपने अगर असाइनमेंट सोल्व किया तो असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था। तो इससे भी पहले जो क्लासिफिकेशन था ना बेटा जी, वो तो इस पे बेस्ड था यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो आपके किस किस काम आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म, आप उसके बिहाफ पे उसे क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, हम ऐसी कैटेगरी बनाते हैं, मिल्क एनिमल, दूध देने वाले एनिमल, पढ़ा है ना ऐसा यहाँ पे। तो आपके वो किस काम आ रहा है, आपने उसके भी आपको उसे क्या कर रखा था, क्लासिफाई कर रखा था। आपको कोई मतलब नहीं उनके कैरेक्टर्स मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब एक गाय भी दूध देती है, एक बकरी भी दूध देती है, तो ठीक है भैया, दोनों एक ही कैटेगरी में रख दिए, किस में, यहाँ पे मिल्क एनिमल में आ जाएंगे। मतलब क्योंकि वो आपके क्या हो रही है बेटा जी, यहाँ पे यूज हो रही है। बोझ होने वाले में अलग हो जाएंगे, मतलब आपके यूज किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे साइंस की नॉलेज तो नहीं थी ना बेटा जी। तो वो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, हम उससे थोड़ा सा वर्जन में आगे और हमने दो वर्ड बनाए, कौन से, यहाँ पे क्लासिकल और क्या बेटा जी, यहाँ पे आपका मॉडर्न। तो लिखो बेटा जिस तरह से बनाओ, फिर इसमें लिखते हैं। अभी आपने जो वर्ड लिखा है ना बेटा जी सिस्टमेटिक, सुनो बेटा जी, तो वर्ड लिखा ना सिस्टमेटिक, वो हम बात करते हैं कि ये कहलाता है सिस्टमेटिक, और इससे हम एक और नाम देंगे नया वाला, न्यू सिस्टमेटिक। क्योंकि सिस्टमेटिक भी तो क्या है, क्लासिफिकेशन है ना बेटा जी। तो हम ये कहते हैं अगर ये डेवलप हुआ है तो ये भी तो डेवलप हुआ होगा, तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करके चलते हैं बेटा जी। यहाँ पे लिखो पहले, यहाँ पे आप हेडिंग डालो टैक्सोनॉमी के दो पार्ट बेटा जी, इनको छोड़ दो। और यहां लिखना क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर, इट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म on the basis of few morphological character. It classify the organism on the basis of few morphological character. आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, सब चीजें आपके एनसीईआरटी बुक की बातें हो रही है। टैक्सोनॉमी एक बहुत बड़ा वर्ड है बेटा जी। It classify the organism on the basis of the few morphological character. ओके बेटा जी बातें इसमें लिखना बेटा जी। It consider external as well as internal structure. It consider external as well as internal character, comma, cell structure, comma, development process and ecological information.
and ecological information for the classification of the organism. हो गया बेटा जी, इसमें लिखना क्लासिकल के अंदर, इट वॉज गिवन बाय कार्लिन और कार्लस लाइनस। और मॉडर्न में लिखना है बेटा जी Huxley is known as father of the modern taxonomy. Huxley, Huxley, is known as father of the modern taxonomy. दोबारा बोलो। हाँ हाँ, उसी ने दिया था, उसी ने ही बेटा जिसको फादर का नाम रखा था हमने। इसमें लिखना अगला पॉइंट, इट इज कंसिडर एज ए सिस्टमेटिक और मॉडर्न में लिखना है बेटा जी, इट इज कंसिडर एज ए न्यू सिस्टमेटिक। as it include all the parameter, as it include all the parameter for the classification. देखेगा बेटा जी, टेक्सोनोमी के आसपास जो भी वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो सब वर्ड हमने क्या कर लिए बेटा जी यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सिस्टमेटिक क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में क्या क्या बातें होती है, हमने सब बातें यहाँ पे क्या कर ली बेटा जी अपने इंक्लूड कर लिए। अब क्या आता है, आप ही कहते हैं टेक्सोनोमी में एक चीज और आती है, और क्या आती है बेटा जी यहाँ पे नोमेनक्लेचर। क्या वर्ड आता है बेटा जी, हमने क्लासिफाई तो कर लिया, हमने क्लासिफाई क्यों पढ़ा पहले बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम चीजों का नाम रखेंगे ना तो हम इसी क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे उसका क्या रखने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे नाम रखने वाले हैं। तो हेडिंग डालो बेटा जी नोमेनक्लेचर। आज इसका सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा आपको बेटा जी, लिखना नहीं है, सिर्फ आज इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि क्या है नोमेनक्लेचर। हम किसी भी चीज का एक स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल का स्टैंडर्डाइज रूल को फॉलो करते हुए एक नाम रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे नोमेनक्लेचर। मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपसे बातें की होगी कि आप लोग कहीं दोस्त लोग हैं, अलग अलग स्टेट के आप लोग हैं और आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहां पे 4 आपके अलग अलग स्टेट के दोस्त हैं। जैसे कि एक दोस्त आपका है कन्नड़ा सा, कन्नड़ का, तो कन्नड़ वाले दोस्त ने वर्ड बोला कि मैं आज इरुली लेके आया हूं अपने एज ए साथ में अपने इरुली लेके आया हूं। कोई वहां पे तमिल का आदमी था, तमिल के आदमी ने ये कहा कि मैं आज वन्यालयम लेके आया हूं। कोई अंग्रेज था, उसने कहा कि मैं क्या लेके आया हूं बेटा जी यहाँ पे आज ऑनियन लेके आया हूं। और आप हरियाणा वाले लोगों ने क्या कहा कि मैं क्या लेके आया हूं यहाँ पे प्याज लेके आया हूं। 4 नाम अलग अलग हैं, बट जब चारों लोगों ने अपने अपने सामान को निकाला तो पता लगा चारों चीजें क्या है बेटा जी यहाँ पे सेम है। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जैसे अगर इंडिया की बात कर ले तो विद द रीजन लैंग्वेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वर्ड्स के मतलब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम रीजनल लैंग्वेज के बिहाफ पे चीजों को नाम रखने लगे तो इट क्रिएट कंफ्यूजन। ये क्या क्रिएट करेगा यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये जब अगर हम सिर्फ एक इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं, आप सोच के देखो बेटा जी, आप एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हो बेटा जी यहाँ पे, जब साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करेंगे, उनके अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे होंगी, तो उनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो कोऑर्डिनेट मैनर में काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। नहीं, इंग्लिश भी आपको बता दें काफी कंट्रीज इंग्लिश को फॉलो नहीं करती, जापान हुआ, रसिया हुआ, ये इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं आपके। तो हमें कोई इंग्लिश की बात करेंगे उसकी बात भी लेके आएंगे कि हमें यहाँ पे चीजों का कोई नाम रखना था, और उस नाम को रखने का कुछ हमने स्टैंडर्ड रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई नाम रखोगे तो नाम किन रूल्स के ब्याह पे रखने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे नाम का साइज क्या होगा, कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़े से बड़ा हो सकता है, नाम के लिए क्या क्या रूल्स आएंगे, हमें कुछ ऐसे रूल बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ने लगी। यहाँ पे तो हमने एक नया तरीका लेके आया नेमिंग का, जो फॉलो करेगा किसको, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स रूल को। अब वो रूल भी जब आने
लगे तो भी देखो शुरुआत में लोगों के पास ज्ञान कम था तो नाम अलग अलग आ गए। सबसे पहला जब स्टैंडर्ड नेम भी आए ना तो पहला नाम आया था बेटा जी पॉलिनोमियल्स नोमेनक्लेचर। इसमें भी जो पहला नाम आया था क्या आया था बेटा, जहां पे पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या था, जो भी प्लांट के फीचर थे ना उस फीचर्स के बिहार पे उसे क्या कर दिया बेटा जी, नाम रख दिया। क्योंकि हमने ये कहा कि हमने साइंटिफिक नाम रखना है, हमें ऐसे रीजनल लैंग्वेज से नाम नहीं रखना, हमें क्या रखना है, उसके एक साइंटिफिक नेम रखना है। तो लोगों ने कहा कि अगर साइंटिफिक नेम ही रखना तो ऐसा करते हैं जो भी उस प्लांट के फीचर हैं या जो भी उस एनिमल के फीचर हैं उस फीचर के ब्याह पे उसका क्या रख देते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लेते हैं फ्लावर के अंदर 5 क्या है बेटा जी, सेपल है, तो मैंने बोल दिया पेंटासेपलस। उसके सेपल्स अगर आपस में फ्यूज हो गए, सारे मिक्स हो गए, तो हम उसे बोलते हैं गैमोसेपलस। तो हमने कहा गैमोसेपलस है वो प्लांट के, उसके सारे सेपल्स क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। तो उसके जो भी फीचर में दिखाई दे रहे थे उन सब फीचर्स को लिख दिया, और उन सब फीचर्स को लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां पे बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब सोच के देखो बेटा जी 1.7 मिलियन स्पीसीज के बड़े बड़े नाम याद रखना क्या पॉसिबल होगा? सेकेंड थिंग, आप लोगों ने देखा होगा जो साउथ साइड के लोग होते हैं उनके नाम कैसे होते हैं। जैसे कि उनका नाम कैसे, आपने सचिन का नाम सुना है? सचिन का नाम, सचिन का क्या नाम है पूरा? सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन का पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। रमेश उसके फादर का नाम है। अब अगर सोच के देखो ये दोनों नाम इंटरचेंज हो जाए तो रमेश सचिन तेंदुलकर, मतलब आपने बाप को बेटा बना दिया, बेटे को बाप बना दिया, हाँ या ना? वैसे सोचो अगर बड़े बड़े नाम हैं और उनके फीचर्स के ब्याह पे नाम है, आपने बोला पेंटासेपलस की 5 उसमें सेपल है, एंड टेट्रापेटलस की उसमें 4 पेटल है, ये दोनों चीज अगर इंटरचेंज हो जाए तो टेट्रासेपलस और पेंटापेटलस अगर आपने बोल दिया तो उस पूरे प्लांट का फीचर ही क्या हो जाएगा, यहां पे तो चेंज हो जाएगा। तो एक तो इतने बड़े नाम को याद करना मुश्किल था, और अगर गलती से चीजें इंटरचेंज हो गई तो इट क्रिएट द लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो अब साइंस ने कहा कि भाई जी साइंटिफिक वे में भी अगर नाम रखना है तो कुछ और रूल बनाओ जिनके ब्याह पे ऐसा नाम रख सके, ये नाम भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो जो सबसे अपग्रेड वर्जन आया बेटा जी, वो वर्जन आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जहां पे हमने ये कहा नाम के 2 ही टुकड़े होंगे, एक पहला नाम होगा जो जेनरिक नेम होगा, और एक बाद में नाम होगा जो क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अब वो क्या क्या रूल्स होंगे वो सब बातें आपको याद रखनी है जब हम पढ़ेंगे आपका क्या बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो हम एक ही नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन सा बेटा जी? यहाँ पे बाइनोमियल, और उसमें क्या क्या रूल्स लागू होते हैं उन सब की बात करेंगे। फिर अलग अलग बेटा जी इंटरनेशनल कोड्स बना दिए गए, बोटनी के लिए अलग कोड थे, जूलॉजी के लिए अलग कोड थे, तो वो क्या क्या कोड्स आए, उनकी क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में, क्या क्या फुल फॉर्म में, वो सब बातें करेंगे बेटा जी हम आपके साथ में यहाँ पे इन द टॉपिक ऑफ द नोमेनक्लेचर में। जबरदस्त टॉपिक है जो हम शुरू करेंगे बेटा जी कल। ठीक है, चलेगा, आज के क्लास को यहीं रोकते हैं।